जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने इतने कमाल के शहर बसाए, इतना जबरदस्त नालियों का जाल बिछाया, पर अपने पीछे न कोई महल छोड़ा, न कोई पिरामिड, कुछ भी नहीं। तो आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया यानी हड़प्पा सभ्यता की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो हमारी पड़ताल या कहिए हमारी जासूसी शुरू होती है इस एक छोटी सी मुहर से। अब इस पर बना ये जानवर क्या है, ये अपने आप में एक पहेली है। लेकिन उससे भी बड़ी पहेली है ये निशान। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हजारों सालों से किसी ने पढ़ा नहीं है। एक ऐसा कोड जिसे हम आज तक तोड़ नहीं पाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि उन लोगों की कहानी आखिर बताए कैसे जाएं जिनके शब्द ही खो चुके हैं। ये पुरातत्वविदों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक बहुत बड़ी पहेली सुलझा रहा हो और उसके आधे से ज्यादा टुकड़े हैं ही नहीं, गायब हैं। तो फिर क्या किया जाए? भाई, हम जासूस बन जाते हैं। हम सुराग ढूंढते हैं, और हमारे सुराग हैं उनकी ईंटें, उनके मनके और उनकी हड्डियां। क्योंकि ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, नहीं, ये एक पूरी खोई हुई दुनिया की कहानियां हैं जो बस इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और उन्हें पढ़े। उनकी जिंदगी, उनके विश्वास और शायद उनके खत्म होने की कहानी। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बड़े सुराग से ही शुरू करते हैं, और वो है खुद उनके शहर। आखिर ये खंडर हमें क्या बता सकते हैं? चलिए, इन पर जमी हजारों साल की धूल हटाते हैं और देखते हैं। तो जब पहली बार इन खंडहरों को कोई देखता है, जैसे मोहनजोदाड़ो के ये अवशेष, तो शायद ये बस वक्त के थपेड़ों से बिखरी हुई ईंटों और पत्थरों का एक बेतरतीब सा ढेर लगे। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इसका नक्शा बनाया, जब सारे टुकड़ों को जोड़ा, तो कुछ हैरान कर देने वाला सामने आया। ये कोई अफरा तफरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक उत्कृष्ट कृति थी। एक ऐसा शहर जिसे मानो गणित के फॉर्मूले की तरह बनाया गया हो, एकदम सटीक। और देखिए, ये सिर्फ वास्तुकला नहीं है, ये उनके समाज के ढांचे का एक बहुत बड़ा सुराग है। शहर दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ ऊंचा बना हुआ दुर्ग, जहां शायद सार्वजनिक इमारतें थीं, और दूसरी तरफ विशाल निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो उन्नत योजना थी ना, ये सिर्फ एक शहर में नहीं थी, ये पूरी की पूरी सभ्यता की पहचान थी। जरा सोचिए, एक साम्राज्य जितना बड़ा इलाका और सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी एक ही आकार की ईंटें इस्तेमाल हो रही थी। ये एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। और ये देखिए, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। हर घर शहर की मुख्य जल निकासी प्रणाली से जुड़ा था, और ये नालियां ढकी हुई थीं। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं अभी बस पनप ही रही थीं। ये लोग साफ सफाई के बारे में इतना कुछ जानते थे। ये लोग अपने समय से सदियों आगे। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़े पैमाने पर शहरों की बात। अब जरा बड़े पैमाने से छोटे पैमाने पर आते हैं। चलिए, उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? एक तरफ तो ये साधारण मिट्टी के बर्तन हैं जो रोज के काम आते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें बेहद खूबसूरत जटिल डिजाइन वाली चीजें भी मिलती हैं। ये क्या दिखाती हैं? ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करती हैं जो सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि उनके पास कला और सुंदरता के लिए भी वक्त और हुनर था। और जब हम उनके हुनर की बात करते हैं, तो देखिए वो किन चीजों पर काम करते थे। कार्नीलियन, वो आग की तरह दिखने वाला लाल पत्थर। जस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी, तांबा, कांसा, सोना। ये सिर्फ पत्थर और धातु नहीं है, ये उस जमाने की विलासिता की चीजें थीं। बेशकीमती चीजें जो बहुत दूर दराज के इलाकों से व्यापार करके यहाँ लाई जाती थी। ये जो मनके आप देख रहे हैं, इनमें से हर एक मनका हाथ से बनाया गया था। सोचिए, किसी कारीगर ने कितनी मेहनत और हुनर से इसे तराशा होगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक पूरी इंडस्ट्री थी, एक तरह का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो चन्हुदड़ों जैसे खास शहरों में होता था, जो सिर्फ शिल्पकारी के लिए ही जाने जाते थे। पर एक मिनट, यहाँ एक और पहेली है। जब हम उनकी कब्रों को देखते हैं, तो कुछ में थोड़े बर्तन या गहने मिलते हैं, पर ज्यादातर में कुछ खास नहीं होता। मतलब मिस्र की तरह कोई बड़े बड़े मकबरे नहीं, कोई सोने से लदे ताबूत नहीं। तो सवाल उठता है कि क्यों? क्या वो लोग मरने के बाद की जिंदगी में विश्वास नहीं करते थे, या शायद वो मिस्रियों की तरह दुनियावी चीजों को उतना महत्व नहीं देते थे?
ये एक बड़ा सवाल है। तो ये बात तो साफ है कि ये सभ्यता सिर्फ अपने में ही मगन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग अकेले नहीं थे। ये उस जमाने के वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। असल में इन्हें दुनिया के पहले वैश्विक व्यापारियों में से एक कहा जा सकता है। इनका व्यापार नेटवर्क हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। सोचिए, अफगानिस्तान से लाजवर्द जैसा कीमती पत्थर आ रहा है, गुजरात के तटों से शंख जा रहा है। सब कुछ एक विशाल आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा। और ये व्यापार सिर्फ जमीन से नहीं होता था। जरा इस मोहर को देखिए, एक समुद्री जहाज। ये इस बात का सबूत है कि वो लोग माहिर नाविक थे जो लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करने में सक्षम थे। और हमें इसका सबूत दूसरी सभ्यताओं के रिकॉर्ड में भी मिलता है। जैसे आज के इराक यानी उस जमाने के मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र है। वहां लिखा है कि मेलुहा का हाजा पक्षी शाही महल में बोले, और ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये मेलुहा हड़प्पा का इलाका ही था और ये हाजा पक्षी हमारा मोर। और अगर कोई शक बाकी हो तो ये देखिए, ये है पक्का सबूत। एक तरफ है मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर और उस पर बना है हड़प्पा का खास कुबड़ वाला बैल। ये एक ऐसा सबूत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। दो महान सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, व्यापार कर रही थीं और शायद एक दूसरे से सीख भी रही थीं। तो हमने देखा कि कैसे ईंटें हमें उनके शहरों के बारे में बताती हैं और मन के उनकी कला और व्यापार के बारे में। लेकिन इन सब के बावजूद कई ऐसे राज हैं जो आज भी रेत के नीचे ही दफन है। बहुत सारे अनसुलझे सवाल। तो ये है वो तरीका जिससे हम अतीत को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। हम ईंटों को देखते हैं, मतलब उनके शहरों के पैटर्न को समझते हैं। हम मनकों को देखते हैं, मतलब उनकी चीज़ों से उनकी जिंदगी और तकनीक को समझते हैं। और फिर हम व्यापार के सबूतों को जोड़ते हैं। ये सब करने के बाद भी हम उन रहस्यों पर आकर रुक जाते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। और घूम फिर कर हम वापस उसी पहली पहेली पर आ जाते हैं, उनकी लिखाई, उनकी लिपि। ये देखिए, धोलावीरा में मिला ये सूचना पट आज तक मिली सबसे लंबी लिखावटों में से एक। ये उनके दिमाग की चाबी है, उनकी सोच का दरवाज़ा। और अफसोस, इस दरवाजे पर आज भी ताला लगा हुआ है। तो आखिर वो कौन से रहस्य हैं? सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? 1900 ईसा पूर्व के बाद ये शानदार शहर अचानक खत्म क्यों होने लगे? दूसरा, इन पर राज कौन करता था? कोई राजा थे या पुजारी? और वो जो विशाल स्नानागार था, उसका असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी लिपि, उनके निशान आखिर कहते क्या हैं? ये वो सवाल हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आखिर अगली खोज से क्या पता चलेगा? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये अभी भी लिखी जा रही है। हर नई खोज के साथ इसमें एक नया अध्याय जुड़ जाता है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा कितना इतिहास अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और क्या पता, शायद अगला बड़ा सुराग, अगली बड़ी खोज कहीं हमारे आसपास ही इंतजार कर रही हो।